नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन। विद्यार्थियों, पिछले इस लोक प्रशासन के वीडियो में हमने एक टॉपिक लिया था नेतृत्व। उसमें अपन ने नेतृत्व क्या है, नेतृत्व का अर्थ, उसका कार्य, उसकी परिभाषाएं के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं नेतृत्व के प्रकार। तो उसमें पहला प्रकार आता है नौकरशाही। ऐसा नेता केवल निर्धारित दिनचर्या से चिपका रहता है, अपने वरिष्ठों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और अधीनस्थों की उपेक्षा करता है। उसे नौकरशाही नेतृत्व कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब डेली रूटीन के वो नेता काम करता है और अपने से ऊपर जो अफसर है उनको खुश करने में लगा रहता है और अपने से नीचे के जो है उनको उदासीन करता है या उनकी उपेक्षा करता है। उसे कहते हैं नौकरशाही नेतृत्व। फिर दूसरा आता है तानाशाह या अधिनायक नेतृत्व, मतलब निरंकुशवादी, जिसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं खड़ूस। ऐसा नेता निर्देशक होता है और सम्मान की अपेक्षा करता है। ऐसा नेता के अधीनस्थ विरोधी हो जाते हैं एवं स्वार्थ सिद्ध में लगे रहते हैं। उसे कहते हैं तानाशाही या अधिनायक नेतृत्व। कहने का मतलब आई एम द सुपर पावर, आई एम द सुपर, और मैं कहूँगा वही होगा। उसे कहते हैं तानाशाह या अधिनायक नेतृत्व। फिर तीसरा आता है कूटनीतिज्ञ। ऐसा नेता अवसरवादी होता है और लोगों का शोषण करता है। उसमें लोगों का विश्वास नहीं रहता। मतलब अवसरवादी नेता कि जिस समय अवसर आया वह अपना काम निकलवा लेगा, फिर वह लोगों के विरुद्ध होगा, लोगों में उसका विश्वास नहीं होगा। उसे कहते हैं कूटनीतिज्ञ नेतृत्व। फिर चौथा आता है विशेषज्ञ, मतलब पर्टिकुलर किसी एक विशेष जगह या उस जगह की पकड़। ऐसा नेता केवल अपने क्षेत्र से ही संबंधित होता है। वो अपने अधीनस्थों के साथ सहयोग के रूप में व्यवहार करता है। उसके सहकर्मी उसका आदर करते हैं, परंतु वह किसी परिवर्तन के विरुद्ध होते हैं। उसे कहते हैं विशेषज्ञ नेतृत्व। फिर विद्यार्थियों आता है पांचवा सहभागी नेतृत्व। ऐसा नेता अपने अधीनस्थों के साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेता है, चाहे उसके वरिष्ठ अधिकारी उससे अप्रसन्न ही क्यों ना हो जाए। मतलब अपने ऑफिस को या अपने डिपार्टमेंट को वो अपना परिवार समझता है। चाहे उसके सीनियर्स जो है, उसके अफसर जो है, चाहे उससे नाराज़ रहते हो, लेकिन वो अपने कर्मचारियों के हितों की हमेशा ध्यान रखता है। उसे कहते हैं सहभागी नेतृत्व। फिर क्रिस एर्गाइरिस ने नेतृत्व के 3 प्रकारों में अंतर स्थापित किया है। पहला है निर्देशक प्रकार का नेता, जिसमें अपन कह सकते हैं कूटनीतिज्ञ, तानाशाह या नौकरशाही। दूसरा अनुज्ञात्मक या अनुमति बोधक, जिसे अपन कह सकते हैं विशेषज्ञ टाइप का नेतृत्व। और तीसरा वो बताता है सहयोगी प्रकार का नेता, मतलब सहभागी, सबको साथ में लेकर चलने वाला नेतृत्व। उसे कहते हैं सहयोगी या सहभागी नेतृत्व। तो विद्यार्थियों, ये हो गए नेतृत्व के प्रकार। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है नेतृत्व की शैलियाँ। पहली शैली जो है नेतृत्व की, उसे अपन कहते हैं लोकतांत्रिक नेतृत्व या जनतांत्रिक नेतृत्व शैली। कहने का मतलब इस डायग्राम में जो लिखा है, बीच में है लीडर नेता और फिर
साइड में है उसके पूरे के पूरे सबऑर्डिनेट्स, उसके कर्मचारी वर्ग। अब लोकतांत्रिक नेतृत्व या जनतांत्रिक नेतृत्व शैली में मतलब वह नेता ऐसा व्यक्ति होता है जो विचार विमर्श करके नीतियों का निर्माण करता है और उसके अधिकार तथा निर्णयों का विकेंद्रीकरण पर आधारित होता है। मतलब एक तरह से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब वह नेता अपने सबऑर्डिनेट से विचारों का आदान प्रदान करेगा और सबऑर्डिनेट्स वापस उनको नेता को अपने विचार रखेंगे, फिर वो नीतियों का निर्माण होता है। उसे कहते हैं लोकतांत्रिक नेतृत्व या जनतांत्रिक नेतृत्व शैली। मैंने थोड़ा सा इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की प्रयत्न किया है। लोकतांत्रिक विचारों वाला नेता ऐसा व्यक्ति होता है जो समूह के साथ विचार विमर्श करके नीतियों का निर्माण करता है। इस प्रकार नेतृत्व की अवधारणा अधिकार तथा निर्णय के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। लोकतांत्रिक नेता अपने अनुयायियों को एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करता है और नेता यह विश्वास करता है कि अधीनस्थों में क्षमताएं एवं योग्यताएं हैं। मतलब कहने के मतलब उसके जो अधीनस्थ हैं उनमें क्या काबिलियत है, क्या स्किल्स हैं उनको भी वो डेवलप करता है, उनको आगे बढ़ाने की हर समय प्रयत्न करता रहता है। इसमें तनाव व संघर्ष नहीं पाए जाते और सभी का सम्मान होता है एवं संगठन में पारदर्शिता को अपनाया जाता है। नेता यह महसूस करता है कि कर्मचारियों के सहयोग के बिना कार्यों का निष्पादन संभव नहीं है। अतः नेता अपने अधीनस्थों की आवश्यकताओं तथा रुचियों को समझता है। नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली स्वीकृति विचारधारा पर आधारित है। इस शैली को सहभागिता शैली भी कहते हैं। इस श्रेणी में दोष यह है कि इसमें गुणवत्ता में कमी तथा नेतृत्व में निर्णय में देरी होती है। तो विद्यार्थियों इसे कहते हैं लोकतांत्रिक नेतृत्व या जनतांत्रिक नेतृत्व शैली। फिर आती है नेक्स्ट निरंकुश नेतृत्व या अपन कह सकते हैं एक तंत्रीय नेतृत्व शैली। विद्यार्थियों यह लोकतंत्र नेतृत्व शैली की एकदम विपरीत, एकदम अपोजिट। वहाँ पर जो नेता होता है वह सभी को साथ में लेकर चलता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, उसके बाद नीतियों का निर्माण होता है। लेकिन इस नेतृत्व शैली में व्यक्ति अकेला होता है, निरंकुश होता है और उसके सामने कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता और वह ही सर्वस्व होता है, उसी का आदेश ही कानून होता है। उसे अपन कह सकते हैं नेतृत्व शैली या एक तंत्रीय नेतृत्व शैली या निरंकुश नेतृत्व शैली। यह लोकतांत्रिक शैली से एकदम अलग है क्योंकि इसमें नेता अधीनस्थों से परामर्श नहीं लेता। नेता केवल नीति, निर्णय, आदेश व मार्गदर्शन निर्धारित करता है तथा स्वयं ही उसमें परिवर्तन कर सकता है। ऐसी शैली में सभी को बिना कोई सवाल उठाए केवल नेता के आदेश मानने पड़ते हैं। ऐसा नेता समूह से अलग तथा अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और अधीनस्थों पर विश्वास नहीं करते। जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको समझाया है कि जो लीडर है वो सिर्फ आदेश देता है, एरो है वो उसके आदेश है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को सिर्फ आदेश देता है। निरंकुश शैली अधीनस्थों के लिए कष्टदायी होती है परंतु इसमें निर्णय शीघ्र होता है। ऐसा नेता अपने अधीनस्थों में दंड की भावना भर देता है जिससे लोगों में नौकरी छूटने की, पदोन्नति की, मजदूरी में कमी आदि का भय बना रहता है। लक्ष्यों के प्रति कार्मिक उदासीन होता है। तो इसे कहते हैं निरंकुश नेतृत्व शैली या एक तंत्रीय नेतृत्व शैली। मतलब यहाँ इसमें नेता सिर्फ आदेश देगा, वही का वही
लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली के डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो उसमें लीडर जो है वह आदेश देता है सबऑर्डिनेट्स को, और सबऑर्डिनेट्स उसके विचार, अपने भी विचार लीडर को दे सकते हैं। इन विचारों को मिलकर नीतियों का निर्माण होता है। तो ये तो थी लोकतंत्र नेतृत्व शैली। लेकिन निरंकुश नेतृत्व शैली या एकतंत्र नेतृत्व शैली में देखते हैं तो लीडर सिर्फ आदेश देता है। एरो जो दे रखा है वह सबऑर्डिनेट्स को आदेश दे सकता है, वह उसको आदेश नहीं दे सकते, उससे विचार विमर्श नहीं कर सकते, बिना कोई सवाल उठाए केवल नेता के आदेश मानते हैं, और ऐसा नेता समूह से अलग रहता है। फिर विद्यार्थियों आता है तीसरा, अहस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली। मतलब जैसा कि नाम है, सब अलग थलग, किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसा डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लीडर जो है वह अलग है, सबऑर्डिनेट्स अपने अपने रास्ते या अपने अपने क्षेत्र में एकदम अलग है। हस्तक्षेपवादी नेतृत्व में नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता और निर्णय लेने में नेता की सहभागिता बहुत कम होती है। इसमें अधीनस्थ अपनी प्रेरणा से ही कार्य करते हैं। जैसा कि ये डायग्राम में मैं प्रयत्न कर रहा हूँ समझाने का, इसमें अधीनस्थ अपने प्रेरणा से ही कार्य करते हैं और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस शैली में नेता अपने को समूह के सदस्य जैसी भूमिका में रखता है। नेता जैसा नहीं, इस शैली में नेता को न्यूनतम या शून्य भागीदारी के साथ सामूहिक या व्यक्तिगत निर्णय के लिए पूर्ण आज़ादी होती है। नेता का एकमात्र काम अधीनस्थों के द्वारा मांगे गए सम्मान और सूचना उन्हें पहुंचाना होता है। संगठन का कार्यकरण एकीकृत नहीं रहता। इस शैली में नेता स्वयं समूह के एक सदस्य जैसी ही भूमिका निभाता है। यहाँ शैली अराजकता, अनुशासनहीनता तथा निराशा को जन्म देती है। ऐसा नेतृत्व उसी स्थिति में सफल हो सकता है जब अधीनस्थ पूर्णतया समझदार, कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो। तो विद्यार्थियों, ये हो गया अहस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली। तो आज हमने नेतृत्व की जो शैलियाँ हैं उसमें लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, निरंकुश नेतृत्व शैली जिसे हम एकतंत्रीय नेतृत्व शैली भी कह सकते हैं, और हस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली। तो यह हो गया अपने बीए पार्ट 3 पेपर 2 लोक प्रशासन के 2nd यूनिट का एक अहम टॉपिक, नेतृत्व, उसके प्रकार, कार्य, उसकी परिभाषा, फिर अपन नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हैं और नेतृत्व की शैलियाँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।